नरेंद्र मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए। दूसरे चरण की पहली सालगिरह मनाई जा रही है। मोदी 2.0 के 12 महीने में से 3 महीने कोरोना की भेंट पर चढ़ चुके हैं और ये 3 महीने मोदी सरकार के पिछले 9 महीनों पर हावी हो गए हैं। आने वाले 4 साल पर भी कोरोना काल का असर हर जगह नजर आएगा। ऐसे क्रूशियल मौके पर न्यूज़ 24 पक्ष और विपक्ष के सारे दिग्गजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि हम देश की दशा और दिशा पर चर्चा कर सकें। इसी कड़ी में आज के सबसे महत्वपूर्ण मेहमानों में से एक पीयूष गोयल हमसे जुड़ने जा रहे हैं। पीयूष गोयल देश के रेल मंत्री हैं, उनके कंधों पर कॉमर्स मिनिस्ट्री का भी जिम्मा है और वो मोदी सरकार के आर्थिक एक्सपर्ट्स में से एक हैं। तो पीयूष जी, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम इस जो हम मोदी सरकार के 1 साल होने पर पूरा कर रहे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूज़ 24 का, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखा गया कि कोरोना काल में एक जो ये हुआ 3 महीने हुए वो 1 साल पर हावी हो गया। आपको क्या लगता है पीयूष जी कि क्या हम लोग प्री कोविड स्टेज में जा सकेंगे? हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी क्या प्री कोविड 9 जो है उसमें हम वापस लौट पाएंगे? अनुराधा जी, मेरा पक्का विश्वास है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नेतृत्व दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने आगे के भारत की संकल्पना की है, जिस प्रकार से भारत में एक जागरूकता पैदा की है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, हमें स्वावलंबी होना है, हमें देश में तैयारी करनी है कि कैसे भारत एक विश्व शक्ति बने। मेरा पूरा विश्वास है हम कोविड से भी निपट लेंगे और कोविड के बाद की जो दुनिया है उसमें भारत का स्थान और बड़ा होगा और भारत का योगदान विश्व की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ेगा। जी पीयूष जी, आप देश के रेल मंत्री हैं और रेल जो है, इंडियन रेल जो है वो पूरे देश को जोड़ती है। पूरा देश रेल के कारण पूरा देश एक है, जुटा हुआ होता है। लेकिन आज यही रेलगाड़ी देश में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक राजनीति की जड़ बन गई। ऐसा क्यों? मुश्किल समय में जब देश को एक होना था तो ये अलग अलग सुर हम क्यों सुन रहे हैं? राज्य के कुछ सुर, केंद्र के कुछ सुर। दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि वास्तव में आप देखें तो लगभग स्मूथ चल रहा है सब जगह। खास तौर पे जो राज्यों में लोगों को पहुंचना है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, यहाँ पे अधिकांश लोग गए हैं। यहाँ पे कोई तकलीफ भी नहीं आई है। यहाँ की लोकल स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लोगों को गले लगा के बुलाया, लिया। हमें कोई तकलीफ नहीं महसूस हुई। और पहले 15 दिन अगर आप देखें तो भेजने वाला राज्य पहुंचने वाले राज्य की सहमति लेता था और सहमति से रेलगाड़ी चला देता था। तब तक समय पे जाती थी। बहुत व्यवस्थित जो प्रोटोकॉल रेलवे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तय किया, उसके हिसाब से 15-16 दिन तक गाड़ियां बहुत बढ़िया चली। दुर्भाग्य से कुछ राज्यों ने लोगों को लेने में टंचाई की और उसके कारण कुछ कुछ दृश्य देखने मिले कि लोग जाना चाहते थे लेकिन उनको जाने के लिए सहूलियत नहीं मिल पा रही थी। रेलवे तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन अगर राज्य सरकार एक्सेप्ट नहीं करे अपने लोगों को तो हमारे पास तो कोई पर्याय नहीं था, हम ट्रेन नहीं दे पाते थे। तो पहले ये एक थोड़ा तनाव का विषय बना। फिर हमने रिसीविंग स्टेट की कंसेंट ना लेनी पड़े ऐसा सुझाव को स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ स्टेटों के कहना था कि हम सभी लोगों को एक जगह से नहीं निकाल सकते, आप 2-3 स्टॉप से लोगों को इकट्ठा करो। सिमिलरली रिसीविंग स्टेट जहां गाड़ी को जाना था, उन्होंने कहा हमें 4-5 स्टॉप चाहिए, हम एक ही स्थान के लोगों को नहीं ला सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जब ट्रेन को रुक रुक के लोगों को लेना पड़ा और रुक रुक के लोगों को उतारना पड़ा, तो जहाँ पे एक नॉर्मल टाइम टेबल ट्रेन 5-10 मिनट रुक के आगे निकलती है, उसके बदले 2 घंटे 3 घंटे एक एक स्टॉप के ऊपर ट्रेन को रुकना पड़ गया। ऐसी परिस्थिति में ट्रेन में थोड़ा विलंब भी हुआ,
विलंब बढ़ता गया और कंजेशन हो गई क्योंकि सब एक ही दिशा में जा रहे थे, उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ। उसको अनब्लॉक करने के लिए कुछ रेलगाड़ियों को अलग रूट से हमें डाइवर्ट करना पड़ा, नहीं तो पूरा रूट ही चोक था। नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए हमें नए रूट को लेना पड़ा। ऐसे में 2-3 दिन के लिए जरूर कठिनाइयां हुई और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन देखा ये गया कि जहां पहुंचना था 24 घंटे में वहां लग गए 68 घंटे। पहुंचना था अगर गोरखपुर तो पहुंच गए गुवाहाटी या गोवा। इस तरीके की जो चीजें आई, क्या इसके लिए आपके यहाँ जो एसओपी बना था, जो आपका एसओपी बना था, उस पर ठीक से कार्यान्वयन नहीं हो पाया? क्या हुआ कि आपके जो लोग थे, आपके जो रेलवे के कर्मचारी थे, उनसे गलतियां हुई? कहीं ना कहीं किसी की तो जवाबदेही होगी इसके लिए ना। मैं समझता हूं गलती एक भी बार रेलवे के अधिकारियों की हुई हो जिसकी वजह से ट्रेन भटकी है, कुछ ऐसा एक भी केस नहीं है। पहली बात तो कोई रेल भटकी नहीं है, जो गंतव्य स्थान था वहीं पे पहुंची है। ये जितनी खबरें आई हैं ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जिस स्थान पे ट्रेन को जाना था वहीं पे गई। 1-2 ट्रेन में रिसीविंग स्टेट के रिक्वेस्ट पे स्थान को चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो पैसेंजर्स उस ट्रेन में जिस जगह से चले थे वो पैसेंजर्स ने कहा था हमें जाना है जौनपुर, पर निकले कि वो वहां नहीं और किधर जाने वाले ज़्यादा थे। उसके कारण कुछ स्थानों पे गंतव्य स्थान को चेंज किया गया। और जहां तक रूट बदलने की बात है, वो रूट का मैंने अभी आपको बताया, एसओपी में था कि जहां से चलेगी वो एक स्थान होगा और जहां डेस्टिनेशन है वो एक स्टॉप होगा। इट वॉज एंड टू एंड, ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन एक ही था। जब तक वो एसओपी का पालन हुआ कोई दिक्कत नहीं आई, पर राज्य सरकारों की क्षमता नहीं थी उस एसओपी के हिसाब से वो चला सके। इसलिए रेलवे ने सुविधा के नाते यहाँ पे भी स्टॉप अलाउ किए। समझो महाराष्ट्र ने कहा मुंबई से ट्रेन चलाओ, लेकिन रास्ते में बोरिवली में रोको या आगे भुसावल में रोको, या मध्य प्रदेश में कुछ और लोगों को लेते लेते जाओ, या यूपी ने या उड़ीसा ने कहा कि हमें 4-5 स्थानों पे थोड़े थोड़े लोगों को उतारो। तो चढ़ाने में और उतारने में, क्योंकि मेडिकल टेस्ट होना, सूची के हिसाब से चेक करना कौन किधर जाने वाला है, किस ट्रेन के लोग हैं, इन सब में समय ज़्यादा लगना और स्वाभाविक है। इसलिए मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। राज्य सरकारों की भी बहुत कठिन समस्याएं थी, वो भी कोई आसान काम नहीं था कि लोगों को, इतने लाखों लोगों को। अब माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक एक व्यक्ति की जो चिंता की, जितना प्यार से एक एक ट्रेन को स्वीकार किया, जिस प्रकार से उन सबके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की, उनकी मेडिकल टेस्ट कराई कि संक्रमण उनके प्रदेश में फैले ना, नोंद कराई कि लिस्ट बनाई, लिस्ट के हिसाब से बसों में गांव पहुंचाया, वहां होम क्वारंटाइन किया, उस पर निगरानी रखी, समय समय पे फोन करके कि सब लोग पहुंच गए कि नहीं, सब लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं। मैं समझता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से लगभग 50% लोग तो उत्तर प्रदेश गए, लगभग 30% बिहार गए, इनकी जो चिंता इन दोनों प्रदेशों ने की, मैं वास्तव में शुक्रगुजार हूं इन दोनों राज्यों का, राज्यों के अधिकारियों का, सरकारों का, जिस प्रकार से उन्होंने लीडरशिप दिखाई। तो पीयूष जी, ऐसा क्या हो गया कि आप जिस प्रदेश से आते हैं, आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप मुंबई से आते हैं, कि वहां के प्रदेश नहीं कर पाए? भाई वहां का मुख्यमंत्री कभी आप लोगों का साथी भी हुआ करता था, आपके साथ उनकी सरकार रही, आपके वो पार्टनर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वहां के, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जो विपक्ष के मुख्यमंत्री लोग हैं वो लोग ठीक से इसे हैंडल नहीं कर पाए? क्या रहा? क्या राजनीति होती रही? क्या रहा? मैंने जरा भी ऐसा नहीं कहा। मैं कल का उदाहरण ले लेता हूं। पंजाब से 300-325 ट्रेन, 350 ट्रेन अब तक चल चुकी हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वो जितनी ट्रेन मांगते हैं उतनी ट्रेन मिलती है। कांग्रेस की सरकार है वो भी। और कल परसों से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क बनाने में जुटा हुआ था। कल दोपहर को मेरी बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैंने कहा सर, जितनी ट्रेनें आपको चाहिए थी हमने दी हैं, आगे भी जितनी चाहिए मिल जाएगी।
कृपया करके आपका नोडल ऑफिसर हमें बता दे कितनी ट्रेन चाहिए। जी। कल शाम को उनके यहाँ से मैसेज आया, अब हमें सिर्फ और ये मैं पढ़ के आपको आंकड़ा एग्जैक्ट पंजाब का बता रहा हूँ, 14 ट्रेनें और चाहिए। ये हमने देश भर के सभी राज्यों से कल लिस्टें ली कि उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। पूरे देश की रिक्वायरमेंट जब हम कल ली तो 449 ट्रेन, लगभग 450 ट्रेन कुल पूरे देश के राज्यों ने मांगी है। और ये भी अधिकांश उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, 2 राज्यों के लिए। उत्तर प्रदेश तो लगभग सब लोग पहुंच गए हैं, 36 ट्रेन और मांगी है उत्तर प्रदेश के लिए। बिहार के लिए मात्र 73 ट्रेन और मांगी जी। सभी प्रदेश। लेकिन एक बात बताइए, महाराष्ट्र में भी स्मूथ चल रहा था। एक मिनट बहन जी, एक मिनट। महाराष्ट्र में भी स्मूथ चल रहा था, जितनी ट्रेन मांगते थे हम उतनी उपलब्ध करा देते थे। पीयूष जी, मैं वही कह रही हूँ कि अगर इस तरीके की राजनीति होती रही तो अल्टीमेट जो उसका खामियाजा है वो तो बेचारा गरीब और मजदूर ही नहीं की सहा ना। अल्टीमेट अगर किसी भी तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे और उसके कारण अगर किसी ऑपरेशन में कमी आई तो उसका खामियाजा मजदूर को उठाना पड़ा। यहां तक कि उसके कारण सुप्रीम कोर्ट भी, उसको भी बीच में आना पड़ा। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की कि इस तरीके से होना चाहिए। श्रमिक मर रहे थे, लोग कह रहे थे कि श्रमिकों को खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे विजुअल्स आए कि देख के रोना आता है। इस तरीके के विजुअल सोशल मीडिया पर दिखे। अनुराधा जी, जिनको तकलीफ हुई उनको मैं जरूर संवेदना देना चाहूंगा, माफी भी मांगूंगा, मुझे उसमें कोई हिचक नहीं है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका हुई, मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का पूरा संज्ञान लिया। शायद मैं सुनता हूं 2.5 घंटे तक सुनवाई चली और उसके आखिरी में पूरी तरीके से रेलवे का कोई दोष नहीं पाया गया। कल जो पूरी सुनवाई में पूरी हमने चीजें रखी उसमें रेलवे का कोई दोष नहीं पाया गया। और जो आप कह रही हैं, जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल या जो उन्होंने फाइनली ऑर्डर में लिखा है, वो एग्जैक्टली वही है जो रेलवे का 1 और 2 मई के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल और होम मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से 1 और 2 मई को तय किया था। एग्जैक्टली वही सुप्रीम कोर्ट ने कल दोहराया है कि जब ट्रेन स्टेशन पे होती है तो राज्य सरकार संक्रमण चेक करेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट देगी, लोगों को बिठाएगी, बिठाते हुए उनको खाना, भोजन और पानी देगी, रास्ते में रेलवे भोजन और पानी देगी जैसा हम करते आए हैं, और पहुंचने के बाद जिस राज्य में उतरेंगे वो उनका खाने पीने का, उनके चेकिंग का, मेडिकल टेस्ट का और उनको घर पहुंचाने का इंतजाम करेगी। ये एग्जैक्ट अक्षरशः रेलवेज और होम मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल में 1 और 2 मई को ही एग्जैक्टली यही प्रोटोकॉल जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यही लिखा हुआ है। अच्छा पीयूष जी, ये बताइए कि रेलवे ने बहुत अपने कुछ 5-1 हजार डब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाया था, उन वार्ड्स का क्या हुआ? क्या वो काम कर रहे हैं, बंद हो गए, क्या हुआ उनका कुछ? ये जो डब्बे की भी कल्पना थी, जब दिख रहा था कि देश में क्वारंटाइन की फैसिलिटी कम पड़ सकती है, आइसोलेशन वार्ड कम पड़ सकते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि ये रेलवे के जो डब्बे हैं लॉकडाउन में तो इस्तेमाल होंगे नहीं, तो क्या इसको मॉडिफाई करके तैयार रख सकते हैं कि किधर भी जरूरत पड़े तो हम ये रेलगाड़ी की सुविधा इंटीरियर्स में भी, जहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी ना हो, कोई छोटे इलाका हो, छोटा स्टेशन हो, वहाँ भी जाके खड़ी कर सके और लोगों को सुविधा दे सके। और वास्तव में उन्होंने हमें प्रेरणा दी, उन्होंने विजन दिया, गाइडेंस दी। फिर मेडिकल डॉक्टर्स की सलाह से हमने 5000 कोचेस को तैयार रखा है। और मुझे कल ही जानकारी मिली है या शायद आज सुबह जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र ने उसमें रेलवे से रिक्वेस्ट की है कि वो चाहते हैं कुछ आइसोलेशन ट्रेन जो हम उपलब्ध करवा रहे हैं, और ऐसे देश में किसी को भी इसकी जरूरत पड़े जहाँ आइसोलेशन क्वारंटाइन की फैसिलिटी कम पड़े तो रेलवे प्रतिबद्ध है सेवा करने के लिए। जी पीयूष जी, एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा है कि दिवाली तक विमान की जो सेवाएं हैं वो प्री कोरोना स्टेज पर उसके लेवल पे आ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा? एक और दूसरा, अगर विमान सेवाएं आ पाएंगी तो क्या रेलवे भी अपने प्री कोविड स्टेज पर पूरी तरह से आ जाएगा? मैं समझता हूं हमारी तरफ से तो तैयारी रहेगी,
और रेलवे के पास तो पूरी व्यवस्था तैयार है हर प्रकार से जल्द इसको नॉर्मलाइज करने की। जी, आप कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं और आज की डेट में अगर किसी भी देश या विदेश के साथ किसी भी अगर जो पूरे वर्ल्ड का अगर सिनारियो देखा जाए तो इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये देखा गया कि चीन के साथ जो तनातनी हमारी शुरू हुई वो इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के शुरू हुई है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे और चीन के बीच में या हमारे नेबर्स के बीच में अगर कोई तनातनी है तो इकोनॉमिकली उसका असर हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ख़ास करके चाइना जो है वो हमारे यहाँ के इकोनॉमी को बहुत तरीके से कंट्रोल करता है। तो क्या हम चाइनीज़ गुड्स पर या उनको हम रोकने वाले हैं, उनको ख़त्म करने वाले हैं, या उनके इंपोर्ट्स पर और ड्यूटी बढ़ाने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? कैसे हम चाइनीज गुड्स का इन्फ्लुएंस अपने मार्केट पे खत्म करें जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि भारत में इतनी काबिलियत है, हमारे 130 करोड़ लोगों में इतनी क्षमता है कि हम किसी भी देश का सामना कर सकते हैं, किसी भी देश को अर्थव्यवस्था में मजबूती से पलटवार भी कर सकते हैं और टक्कर दे सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जो हाल में 1 वर्ष में मैंने वाणिज्य और उद्योग का मंत्रालय देखा है, मुझे पूरा विश्वास है ये देश के उद्यमी, देश के उद्योग जगत के लोग, देश की कंपनियां, देश के हमारे इंजीनियर, देश के हमारे मजदूर, देश के हमारे लोगों में पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ है कि हम इस देश की समाज, इस देश में जो सेवाएं दी जाती हैं या जो वास्तु बनती है, जो गुड्स और सर्विसेज, दोनों में विश्व स्तरीय गुणवत्ता, क्वालिटी बड़े स्केल पे, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए प्रोडक्शन में, और विश्व से टक्कर करने वाली कीमतें, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में हम किसी के पीछे नहीं रहेंगे। देश तेजी से प्रगति करेगा। पोस्ट कोविड वर्ल्ड भारत का होगा, भारत विश्व शक्ति बनेगी। जी पीयूष जी, आप लोगों की सरकार का एक 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज आया, उसमें ज्यादातर कंपनियों में वो उसे आए हुए 15 दिन हो गए, लेकिन ज्यादातर कंपनियों में जोश नहीं दिख रहा। बहुत सारी कंपनियां, एक सर्वे आया उसमें यह कहा गया कि 100 कंपनियों में कहा कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि दूसरे पैकेज की जरूरत है? क्योंकि अगर एंथुजियाज्म नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी, तो हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे और हम कैसे अपने बिजनेस को, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे? हम कैसे 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे? अनुराधा जी, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के कण कण में, हर एक अक्षर में, हर एलिमेंट में भारत के 130 करोड़ लोगों को लाभ होता है। और मैं समझता हूं बहुत चिंता करके, विचार विमर्श करके ये पैकेज तय किया गया, बनाया गया। और ये पैकेज भारत में कोई त्वरित आज एक बांट दिया पैसा, उस प्रकार की सोच का पैकेज नहीं है। ये पैकेज भारत को लंबे अरसे के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को तैयार करने वाला पैकेज है। माननीय वित्त मंत्री ने हाल में ही अपने वक्तव्य में कहा कि और डायनामिक सिचुएशन में एक आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख का पैकेज, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन के, नियमों में परिवर्तन के, काम करने के ढंग में परिवर्तन, रिफॉर्म के मेजर्स साथ में लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक एक सेक्टर को स्टडी करके क्या क्या जरूरतें हैं डिमांड को और पुश करने की, क्या क्या वास्तव में जरूरतें हैं सेक्टोरली। आखिर वन साइज फिट्स ऑल पैकेज कभी नहीं चलता है। निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि निजी क्षेत्रों में कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या कुछ दिनों के अंदर हम रेलवे का निजीकरण भी देख सकते हैं? जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें एक एक पीएसयू जरूर रहेगा। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पीएसयू ज्यादा की जरूरत है तो 4 कंपनियों में उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन भारतीय रेल पीएसयू नहीं है। भारतीय रेल देश के सरकार की संपत्ति है। भारतीय रेल देश के 130 करोड़ लोगों की संपत्ति है। भारतीय रेल जनता की है, जनता की रहेगी, जनता की सेवा करती रहेगी। लेकिन
साथ ही साथ हमें विस्तार करना है। आज 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। भारतीय रेल में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और 3-4 बनाने हैं, हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स और बनाने हैं, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज सुधार करनी है, रेलवे स्टेशंस को विश्व स्तरीय बनाना है, जो भारत में रेलगाड़ियां चलती हैं उसको आधुनिक बनाना है। जैसे वंदे भारत, आज देश भर में सब लोग वंदे भारत मांगते हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। जो पुराने आईसीएफ कोचेज हैं उनको नए एलएचबी कोचेज बनाना है। विद्युतीकरण तेज गति से चलता है जिससे प्रदूषण से हमें मुक्ति मिलेगी जी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो। पीयूष गोयल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सम्मेलन में पीयूष गोयल थे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।